Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss about oogenesis. As the name denote here, the oo means ova or ovum, genesis means generation. So प्राइमोरियल जर्म सेल से हमारे ओवा की फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis. And ova is a gamete of female, and we have earlier studied about the spermatogenesis. Spermatogenesis means generation of sperm. So these two processes are come under the term gametogenesis, which means gametes की generation. And gamete are of two types, ovum and sperm. So there are two types of process, oogenesis and spermatogenesis. Spermatogenesis I have discussed earlier in my video, and now today we are going to understand about oogenesis. And my objective here to understand the follicular phase, ovulation phase and luteal phase during the development of ova in case of female reproductive system. So stay tuned with me for the complete understanding of the topic oogenesis. सो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट और ओवम. जो oogenesis है वो हमारी डिफर करती है स्पर्मेटोजेनेसिस से इस बात में कि जो हमारी oogenesis होती है वो प्री नेटली स्टार्ट होती है. प्री नेटली का मतलब है जब कोई फीमेल फिटस या फिर फीमेल बेबी ओवम में होता है, मतलब उसकी मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जो एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो के योक सैक में देखो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनी और सेक्स उसका डिफाइन हो गया कि ये बेबी गर्ल बनने वाली है. तो उसके बाद एम्ब्रियो का जो योक सैक होगा उस योक सैक में फॉर्मेशन होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल की. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल दैट प्राइमोर्डियल हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उस प्राइमरी सेल के लिए यूज़ करते हैं जो जनरेशन ऑफ सेल्स को जनरेट करने जा रही है. यहाँ पे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्यों, क्योंकि ये हमारी गोनाड्स के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारी गेमेट्स को देने वाली है. और हमें पता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमारी क्या होगी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेगी, मतलब कि ये डिप्लॉयड होगी. और फर्दर जो हमारा ओवा ये डेवलप करेगी oogenesis की प्रोसेस के थ्रू, वो ओवा हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा. क्योंकि हमें पता है स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा और ओवा भी हैप्लॉइड होगा, दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तभी हमारा जाइगोट 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे. तो जो ये हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होती है, वोम में होती है. जब बेबी अपनी मदर के वोम में होता है और ये 8 से 20 वीक के टाइम पे होती है. और वहाँ पे जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट माइटोसिस. माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रही है तो माइटोसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे. ये होता है इक्वेशनल डिवीजन. तो यहाँ पे जो हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड डिवीजन करेगी माइटोसिस के थ्रू और यहाँ पे 7 मिलियंस के करीब वो सेल्स को जनरेट कर देगी. बट उसके बाद ये जो सेल्स हैं इनमें से बहुत सारी सेल्स हमारी डीजनरेट हो जाती हैं, सेल डेथ होता है और वो अबाउट 2 मिलियन के करीब सेल्स को छोड़ देती हैं. और उस 2 मिलियन सेल्स के बाद यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है मियोसिस डिवीजन. मियोसिस इज हमारा क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होगी उसमें होगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि वो डिप्लॉयड होगी. बट जो मियोसिस से सेल्स बनेंगी हमारी वो हमारी यहाँ पे क्या होंगी, मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो 2 सेल्स जनरेट होंगी और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टोटल जब हमारी मियोसिस की जो फेज होती है वो 2 होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. उसके बाद मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, उसके बाद 4 सेल्स जनरेट होती हैं. बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मियोसिस 1 की. तो उसके बाद यहाँ पे 2 सेल जनरेट होंगी, हर एक सेल से 2 सेल जनरेट होंगे और दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 2n से n बन गया, मतलब रिड्यूस हो गए हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जब मियोसिस होता है तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है. जो
इसीलिए जब कोई भी बेबी गर्ल होती है वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो उसके पास फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ ओवा होते हैं जो उसके लाइफ स्पेन के दौरान बनने वाले हैं जिन फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, ब्लीडिंग होगी एंड एग और जो हमारा यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होगी और वो एज अ टिश्यू एज अ ब्लड वो बाहर आ जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। मेन चीज़ ये है यहाँ पे। तो जो ये प्राइमरी oocyte बनते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, वो यहाँ पे हमारी जो ओवेरी होती है उसके कॉर्टेक्स पे अरेंज होते हैं। देखो ओवेरी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो हमारा कोई भी ऑर्गन हो, चाहे मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ या किडनी की बात कर रही हूँ या फिर ओवेरी की बात कर रही हूँ, कॉर्टेक्स हमेशा पेरिफेरी वाला स्ट्रक्चर होता है। तो कॉर्टेक्स हमारा पेरिफेरी हो गया एंड मेडुला हमारा मिडल पोर्शन हो गया। तो कॉर्टेक्स में अरेंज हो जाएंगी हमारी प्राइमरी oocyte जो बाद में हमारे सेकेंडरी oocyte देंगे, फिर हमारे टर्शियरी oocyte होंगे, ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। उसके बाद हमारा ओवा जो है वो हमारा रिलीज होगा ओवेरी से मेटाफेज 2 में, फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रिपेयर हो चुका होगा। अगर फिर वो कहाँ पे रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि हमें पता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एम्प्यूलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन डिटेल। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 इवेंट हमें शो किए गए हैं। ये यहाँ पे फोलिकुलोजेनेसिस को शो किया गया है और यहाँ पे oogenesis मतलब एग की डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो शो किया गया है। तो ये बिफोर बर्थ वाली स्टेज है जिसमें हमारा जो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू oogonia क्या है, हमारा oogonia वही है जर्म सेल्स, जिसको हम फोलिकल बोले तो प्राइमोडियल फोलिकल, अदरवाइज दिस इज तो oogonia। ये क्या है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मिलियंस के करीब सेल फॉर्म होंगे, बहुत सारी डीजनरेट होंगी, फिर 2 मिलियंस आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमारी आगे की स्टेज आती है जो हमारी आफ्टर बर्थ होती है। बर्थ के बाद क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी फोलिकल बनता है, प्राइमरी फोलिकल कैसे बनेगा, इससे बनेगा हमारा। तो जो प्राइमरी फोलिकल यहाँ पे बन रहा है वो भी हमारा क्या होगा, उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि उसको आगे क्या करना है, मियोसिस 1 के थ्रू सेकेंडरी oocyte देना है। जब वो सेकेंडरी oocyte देगा तो उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, बट यहाँ पे वो डिप्लॉयड होगा और उसके बाद वो हैप्लॉइड प्रोजेनी देगा। तो यहाँ पे जब प्राइमरी फोलिकल होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte वो गोनाड्स में अरेंज हो गया, बट उसके बाद जो हमारी प्यूबर्टी से पहले जो प्राइमरी oocyte है वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम उस मैच्योरेशन फेज को हम बोलते हैं प्री एंट्रल स्टेज। प्री एंट्रल स्टेज इसलिए क्योंकि एंट्रम के बनने से पहले, ये जो यहाँ पे आप कैविटी देख रहे हो वाटर फिल्ड कैविटी, इस एंट्रम की फॉर्मेशन से पहले की जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्री एंट्रल स्टेज। तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 में ही होता है, पर वो ग्रो करने लग जाता है, मैच्योर करने लग जाता है। तो जो फोलिकुलर सेल्स हैं, इसके अराउंड जो फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो ग्रो करती हैं, साइज में ग्रो करती हैं और प्रोलिफरेट करती हैं। प्रोलिफरेट करने का मतलब होता है कि उनमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो ग्रोथ करती हैं और प्रोलिफरेट करती हैं तो वो एक लेयर बनाती हैं इस oocyte के अराउंड, जिसको हम ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बोलते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हमारा ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के मतलब एक केमिकल या कंपाउंड सिक्रेट होगा ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारा अरेंज होगा फर्दर, और ये क्या फॉर्म कर देगा, जोना पेलुसिडा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी फोलिकल था उसकी सेल्स लार्ज होती हैं, साइज में इंक्रीज होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रेशन करती हैं, देन दिस ग्लाइकोप्रोटीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। तो इंटरनल हमारी जोना पेलुसिडा होगी, फिर हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होगी। फिर जो हमारा oocyte है उसके अराउंड यहाँ पे हमें कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल्स जो प्रेजेंट हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थिका फोलिकुलाई। ये स्पेशलाइज्ड लेयर होती है सराउंडिंग सेल्स की, जो किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अगेंस्ट।
ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट की जाती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, एंड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है। हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगी प्यूबर्टी के टाइम पे, और हर महीने जो साइक्लिक चेंजेस चलेंगे ओवेरी में उस टाइम पे हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगी, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा किस पे जाके बाइंड होगा? थिका फोलिकुलाई पे। इट हैज़ द रिसेप्टर फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड ये सिक्रेट करेगी फिर ये जो थिका फोलिकुलाई ये क्या सिक्रेट करेगी? एंड्रोजन सिक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट करेगी। एंड प्रोजेस्ट्रोन हमारे जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो सब यहाँ पे सिक्रेट होंगे। फिर आती है एंट्रल फेज। एंट्रल स्टेज बोल सकते हैं, एंट्रल फेज बोल सकते हैं, जिसमें हमारी एंट्रल कैविटी यहाँ पे क्या होती है? डेवलप होती है। तो इसमें जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में, एंड किसके बीच में? ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में, और हमारे किसके बीच में? ग्रेनुलोसा सेकेंड होती है हमारी, और जोना पेलुसिडा के बीच में। तो दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनती है। उस फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, और जब ये एंट्रम फॉर्म हो जाता है तो इसको हम प्राइमरी नहीं, इसको हम सेकेंडरी फोलिकल बोलते हैं। हर मंथली साइकिल में वन ऑफ दी सेकेंडरी फोलिकल बिकम डोमिनेंट, एक डोमिनेट हो जाता है और आगे डेवलप करता है किसके इन्फ्लुएंस में? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, जो है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होता है, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, एंड ओस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। ये कहाँ से? ये जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है, एक सेकेंडरी फोलिकल, बिकॉज बहुत सारे सेकेंडरी फोलिकल्स बनेंगे ओवेरी में, बट एक ही डोमिनेट होगा जो आगे फर्दर हमारा क्या देगा? ओवम देगा। फिर आती है हमारी प्री ओवुलेटरी फेज, जहाँ पे हमारा LH जो होता है, LH मतलब कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी होती है हमारी ओवुलेशन फेज़ में। ओवुलेशन फेज़ वो होती है जब हमारा ओवर रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है। मियोसिस 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंडरी फोलिकल फॉर्म हो चुका है। अब जब सेकेंडरी फोलिकल बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी फोलिकल में फोलिकल की फॉर्म में बोल रही हूँ, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से डेट इट इज़ प्राइमरी oocyte, देन मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, तो सेकेंडरी oocyte दोबारा डिवाइड करता है, बट उससे जो हमारा सेकेंडरी oocyte जब यहाँ पे फॉर्म होता है तो सेकेंडरी oocyte के साथ में एक पोलर बॉडी भी फॉर्म होती है। वो पोलर बॉडी हमारी ओवम की फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, और उसमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है, और उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता है। बट फिर ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये अगेन मियोसिस 2 करता है परफॉर्म, जिसके थ्रू यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारा मेटाफेज सेकंड में आके क्या हो जाता है? वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि मेटाफेज सेकंड में ही स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो मेटाफेज सेकंड के आगे वो नहीं प्रोसीड करता, और जो एक पोलर बॉडी होती है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म कर देती है, और वो पोलर बॉडी बाद में डीजनरेट हो जाती है, और एज ए रेजिडुअल बॉडी होती है वो प्रेजेंट, तो वो इनगल्फ कर ली जाती है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पे जब हम ओवुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फोलिक्यूल है वो साइज़ में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फोलिक्यूल हमारा स्टार्ट कर रहा है ग्रो करना, मतलब उसके साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो मैच्योर हो गया। मतलब जब वो सेकेंडरी oocyte हमारा डिवाइड होगा, टर्शरी oocyte बनाएगा या टर्शरी फोलिकल बनाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो टर्शरी फोलिकल जब हमारा साइज़ में ग्रो करेगा, उसकी फोलिकल सेल्स ग्रो करेंगी, तो वो हमारा बोला जाएगा ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल बनने के बाद यहाँ पे LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी कंसनट्रेशन ओवेरी में बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कोलिजिनेज की एक्टिविटी, कोलिजिनेज क्या है? एक एंजाइम है, नाम से पता चल रहा है कोलिजिनेज कोलेजन एंजाइम को डिग्रेड करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, इसलिए वहाँ पे जो ये फोलिकुलर वॉल है ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और वीक होने के बाद ये जो अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या? ओवुलेटेड oocyte जो प्रेजेंट है वो बाहर रिलीज होना स्टार्ट कर देगा।
जो ओवम यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है वो किसके थ्रू हमारा इनगल्फ कर लिया जाएगा, या फिर हम बोले तो कैच कर लिया जाएगा, वो फिम्ब्रियाई के थ्रू। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ओवेरी के बिल्कुल बाहर। जैसे ही एग रिलीज हुआ तो फेलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने उसको कैप्चर कर लिया और एम्पुला रीजन में वो पहुँच गया। और एम्पुला में स्पर्म उस अगर कोपुलेशन हो रहा है, मेटिंग हो रही है, तो स्पर्म हमारा एम्पुलर रीजन में आएगा और वहाँ पे वो ओवा को फर्टिलाइज कर देगा। फिर हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जो यहाँ पे हमारे जो रेमनेंट बच गए, मतलब जो भी हमारा ओ साइट के रिलीज होने के बाद जो भी मटेरियल बचता है हमारे फॉलिकल का, वो हमारा कॉर्पस लूटियम फॉर्म करता है, जो एक येलोइश स्ट्रक्चर होता है। ये रेमनेंट से फॉर्म होता है रप्चर फॉलिकल के। रप्चर मतलब जो हमारा फट के बाहर जिसने ओ साइट दिया है, वो रप्चर हमारा जो यहाँ पे फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल, उसके रेमनेंट से, उसके बचे हुए मटेरियल से यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बनता है। कॉर्पस लूटियम हमारा तब ब्रेक डाउन होता है जब वीमेन प्रेग्नेंट नहीं होती, अदरवाइज कॉर्पस लूटियम हमारा प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट करता है और आगे हमारी प्रेगनेंसी को प्रोसीड करवाता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, अगर मैं क्विक रिवाइव करूँ तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू oogonia या प्राइमोडियल जर्म सेल्स हमारी डिवाइड करती है मल्टीपल टाइम्स। फिर हमारा प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है जो म्यूसिस 1 में एंटर करता है, और प्राइमरी oocyte हमारा क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 1 के थ्रू। म्यूसिस 1 के थ्रू वो कंप्लीट करता है। फिर सेकेंडरी oocyte के साथ एक पोलर बॉडी फॉर्म होती है, और वो फिर दोनों ही पोलर बॉडी भी और हमारे सेकेंडरी oocyte भी म्यूसिस सेकेंड के थ्रू दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करता है और टर्शरी फॉलिकल फॉर्म करता है। जो टर्शरी फॉलिकल है वो मेटाफेज में ही रुक जाता है, मेटाफेज सेकेंड में रुक जाता है। तो वो मेटाफेज सेकेंड में इतना कैपेबल होता है कि स्पर्म आके उसको फ्यूज़ कर सकता है। और हमारा जो सेकेंड पोलर बॉडी, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, वो सेकेंड पोलर बॉडी को जनरेट कर देती है, जो बाद में डीजनरेट हो जाती है क्योंकि उसका ओवा की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। तो इस जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे जो बन रहा है वो हमारा मैच्योर होता है ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्म में, और वो रिलीज करता है oocyte, और बाद में हमारा कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जो हमारी प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है क्योंकि वो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट करता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है मिडल ब्रेन में, वो हमारा क्या सिक्रेट करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन। कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जो हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओवुलेशन की प्रोसेस, मतलब रिलीज होने की प्रोसेस, ओवा को रिलीज होने की जो प्रोसेस है, और कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होगा, उनका सिक्रेशन होगा। फिर हमारा जब ओवा रिलीज ही हो गया है, रिलीज होने के बाद वो एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन सिक्रेट करेगा। इनहिबिन क्या कर देगा, दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि भाई आप सिक्रेट ना करो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि एग तो रिलीज हो चुका है, और एग अगर फर्टिलाइज होता है तो और ओवा फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ना तो LH चाहिए ना FS चाहिए, इसलिए वो इनहिबिन सिग्नल देता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को कि प्लीज़ वेट टिल द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हमारा डीजनरेट होगा हुआ, और दोबारा से हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH सिक्रेट होगा, ताकि दोबारा से हमारी ओवा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो उसके नेक्स्ट मंथ में। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाती है तभी कॉर्पस लूटियम सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज हमारा कॉर्पस लूटियम भी हमारी जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे वो भी बाहर आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोजेस्ट्रोन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन इनहिबिन क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे FSH और LH के सिक्रेशन को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, एस्ट्रोजन के साथ एंडोमेट्रियम को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग, सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है ये किसकी, हमारी यूट्रस की, ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। इम्प्लांटेशन का मतलब है जो जाइगोट हमारा फर्टिलाइज हुआ है वो आगे यूट्रस में स्टे करे और ग्रो करे एज ए बेबी, एज ए फिटस। तो और हमारा जो प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है मिल्क सिक्रेशन के लिए, और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी ब्लॉक करेगा। और किसको करेगा ब्लॉक,
और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन को भी ब्लॉक करेगा। और एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, ये हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब उसके फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, हीप पोर्शन का ब्रॉड हो जाना है, उसकी वॉइस की थीनिंग हो जाना है, तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं वो उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन एनाबोलिज्म मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा वो, ना कि कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म फॉर्मेशन, कैटाबोलिज्म द ब्रेकडाउन। और ये मॉडरेट लेवल में इनहिबिट करता है ग्राफियन फॉलिकल के गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को भी ये इनहिबिट करता है। फिर एक रिलैक्सिन सिक्रेट होता है। रिलैक्सिन हमारा डिलीवरी के टाइम पे ही सिक्रेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्राइन की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, ताकि हमारा डिलीवरी नॉर्मल उसके पार्ट्यूरेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से उसके, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस को उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि बेबी ईजिली वेजाइना से बाहर आ सके। तो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। यहाँ पे देख सकते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ग्राफियन फॉलिकल की, वो पूरी प्रोसेस चलती है हमारी जो अभी हमने स्टडी की, एंड डेवलपमेंट होता है oocyte का। फिर लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है हमारा वो ओव्यूलेशन करता है, मतलब ओवा को रिलीज होता है। फिर जब ये रिलीज हो गया तो दोबारा से इनहिबिशन होगा कि आप सिक्रेट ना करो, बट अगर हमारा जो ओवा है वो रप्चर हो जाता है तो दोबारा से इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, वाई आर वी आर स्टडिंग दिस oogenesis प्रोसेस। क्योंकि जो oogonia है वो प्रोड्यूस होता है, और एक ओगोनियम हमारा एक ही ओवम को प्रोड्यूस करता है और 3 पोलर बॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और 3 पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाती है, एक ओवम बचता है। और जो फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे जो हमारी स्टेज होती है रिकम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रेकिंग होती है क्रोमोसोम की आर्म की और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो उस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस की वजह से यहाँ पे क्या आती है, बहुत सारी वेरिएशन आती हैं। फिर एक अलग अलग हम बोले तो इंडिविजुअल से स्पर्म आता है जिसके अंदर अलग जेनेटिक मटेरियल है जो मिलके यहाँ पे जाइगोट देगा, तो और ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होती है बिकॉज इट इज़ a sexual reproduction. So thank you so much for clicking on my video, and if you do like my lecture then please thumbs up and subscribe to my channel, and if you have any query please write in the comment section given below.